So, बच्चों, now we would begin with a new topic. टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, चैप्टर नंबर 3. इस टॉपिक का नाम है ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग. ठीक है. सो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है. सो जो नया टॉपिक मैं आपके साथ बिगिन करूंगा दैट इज ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग. ठीक है. चलिए. सो इसके अंदर जो सबसे पहला डिस्कशन मेरा आपके साथ होगा दैट वुड बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? Section 2 subsection H of Indian Contract Act, an agreement enforceable by law. और मैंने आपको बताया कि जब हम ड्राफ्टिंग पढ़ते हैं सो हम बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, क्योंकि हम यही मानते हैं कि जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं उन्हीं अग्रीमेंट्स को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे. इसलिए आप ऐसा कई बार देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैं कौन से वर्ड यूज करूंगा, अग्रीमेंट. चलिए. सो कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2H of Indian Contract Act 1872, an agreement enforceable by law is referred as a contract. ठीक है. The important points जो आपको कवर करने हैं जब आप क्या ड्राफ्ट करें, अग्रीमेंट ड्राफ्ट करें. कोई बता सकता है मुझे? या इंपॉर्टेंट क्लॉजेस लिख सकते हो. जब आप कोई अग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो आपको कौन कौन से क्लॉजेस लिखने हैं अपने अग्रीमेंट में. जैसे हर एक पार्टी का राइट क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, देन टाइटल देना, पार्टीज को क्लियरली क्या करना है, डिस्क्राइब करना, ये इंश्योर करना कि हर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड है, नहीं है तो फिर गार्डियन उसका है. देन फिर कौन से क्लॉज है, एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डालते हैं अपन हर अग्रीमेंट में. कौन सा क्लॉज डालते हैं कि अगर दो पार्टीज के बीच में कभी क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो वो डिस्प्यूट हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, आर्बिट्रेशन के जरिए. देन एक फोर्स मेजोरे क्लॉज डालते हैं. कौन सा क्लॉज, क्या होता है फोर्स मेजोरे क्लॉज? ऐसे कुछ इवेंट्स डाल देते हैं जैसे एक्ट ऑफ गॉड हो गया, स्ट्राइक हो गया एम्प्लॉइज का, लॉकआउट्स हो गए. जिन इवेंट्स के होने पे आप कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सक्यूज मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टी गुड्स 2 महीने के अंदर सप्लाई ना करे तो उसको 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन देना है. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं कर पाई एक पार्टी क्योंकि फोर्स मेजोरे हो गया था, वो इवेंट जो फोर्स मेजोरे क्लॉज में लिखे थे वो हो गए थे, तो फिर पार्टी को 2 करोड़ का कॉम्पनसेशन देने की जरूरत नहीं है. ठीक है. कौन सा कोर्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट को लेके झगड़ा हो गया तो कौन से कोर्ट में हम, ज्यूरिसडिक्शन कौन से कोर्ट का होगा, स्टैम्प ड्यूटी कौन पे करने वाला है. तो ये सारी बेसिक चीजें जो अपन कहां पे डालेंगे, कहां पे डालेंगे बच्चों, अपने अग्रीमेंट में डालेंगे. ठीक है. चलिए. द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और द क्लॉजेस that are to be covered while drafting an agreement are as follows. While drafting an agreement are as follows. Description of the parties. दूसरा,
लीगल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है? अग्रीमेंट टू सेल, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, द राइट्स और लाइसेंसेस that are being transferred by the agreement. Duties of both the parties. Provisions relating to packing and shipment of the goods. कौन goods को पैक करेगा, कौन शिप करेगा, ड्यूटी किसकी है? Provisions of insurance of goods. Documentations required. Mode of payment of consideration. एक पार्टी दूसरी पार्टी को कंसिडरेशन कैसे पे करेगी? देन और क्या लिख सकते हैं? करेंसी ऑफ पेमेंट, पेमेंट कौन सी करेंसी में आएगा? प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस लिख सकते हो। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कौन से कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा? पासिंग ऑफ रिस्क एंड प्रॉपर्टी, पासिंग ऑफ रिस्क एंड प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है? कब रिस्क ट्रांसफर होगी और कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो दोनों जनरली सेम होती है, बट अलग डेट को रिस्क और अलग डेट को ओनरशिप। तो ओनरशिप मैं आपको आज दे रहा हूं, बट आपको गुड्स डिस्ट्रॉय होने से नुकसान जो होगा वो रिस्क आपके ऊपर आएगी कब? जब गुड्स आपके हाथ में आएंगे। मतलब मैं आपको ओनरशिप आज दे रहा हूं, रिस्क आएगी आपको 10 दिन के बाद, जब आपके हाथ में क्या आ जाएंगे? गुड्स आ जाएंगे। तो इसके बारे में भी आपको क्या करना है? स्पेसिफाई करना है, ठीक है, कि क्या दोनों सेम डेट को होगा या दोनों रिस्क और ओनरशिप दोनों अलग अलग डेट्स को जाएंगी, ये भी आपको स्पेसिफाई करना है। उसके बाद फोर्स मैज्योरे, इस एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर 5 मार्क का, कि फोर्स मैज्योरे क्लॉज क्या होता है। दिस क्लॉज contains the events on happening of which if any party could not perform the obligations under the agreement, then such party will get an excuse. Then such party will get an excuse from non-performance.
सॉरी, एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस ना, ठीक है। उसके बाद एंड अदर पार्टी will not be entitled to claim for damages. Another party will not be entitled to claim for what बेटा, और जो दूसरी पार्टी है वो damages claim नहीं कर पाएगी। चलिए, now the events under force majeure clause may include war, riots, सिविल डिस्टर्बेंस, सिविल डिस्टर्बेंस मतलब झगड़ा, एक्ट ऑफ गॉड, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और other events as may be agreed by the or other events as may be agreed by the parties. Is that clear? चलिए, तो ये हो गया फोर्स मैजेure क्लॉज, ये भी आप अपने अग्रीमेंट डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन क्लॉज। कौन सा क्लॉज बच्चों? इस क्लॉज में क्या करती हैं पार्टीज, अग्री करती हैं कि यार अगर हमारे बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो हम अपना डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर के पास लेके जा सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट, और जिसके द्वारा दिया गया डिसीजन दोनों पार्टीज के ऊपर क्या होगा, बाइंडिंग होगा। वेरी नाइस। नाउ इन दिस क्लॉज द पार्टीज अग्री दैट, इस क्लॉज में पार्टीज अग्री होती हैं किस चीज को लेके, इन द इवेंट any dispute takes place between the parties, अगर कभी ऐसा हुआ कि पार्टीज के बीच में क्या हो गया, पार्टीज के बीच में किसी प्रकार का क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, किसे किसे किसके रिलेशन में, इन रिलेशन टू द टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड इन द अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट में लिखा दैट वुड बी द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर, parties in relation to terms and conditions as agreed in the agreement, comma, such dispute shall be referred to the arbitrator under the provisions of Arbitration and Conciliation Act.
अंडर द प्रोविजंस ऑफ व्हाट बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1996, ठीक है। देन उसके बाद द सेलर ऑफ द गुड्स, जो भी गुड्स क्या करे, अगर मान लो अग्रीमेंट सेल से रिलेटेड है, सेलर ऑफ द गुड्स मस्ट हैव व्हाट बेटा, वैलिड टाइटल ओवर द गुड्स, जो वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा आएगा या फिर गुड्स के सेल अग्रीमेंट में आएगा, ये गुड्स के सेल अग्रीमेंट में, ठीक है। द सेलर ऑफ द गुड्स must have the valid title over the goods that is selling through the agreement, ठीक है। if the goods have any kind of encumbrance, it must be specified in the agreement। चलिए बच्चों, ठीक है। सो ये प्रोविजंस हैं जो अपने को ध्यान में रखना। नाउ विल राइट अ क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन। रमेश has agreed to sell his land to Suresh। रमेश अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो गया है। किसको बेचने के लिए तैयार हो गया है? सुरेश को। ड्राफ्ट an agreement to sell। Assume the facts। रमेश जो है वो अपना घर सुरेश को बेचने के लिए तैयार हो गया है, और इस बारे में आपको क्या बनाना है? एक अग्रीमेंट बनाना है, और फैक्ट्स वगैरह आप क्या कर सकते हैं? ज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज मॉड्यूल के हिसाब से भी अगर आप जाएं, सो दिस इज द फर्स्ट ड्राफ्ट, और अपने हिसाब से भी अपन मॉड्यूल का ही कंसेप्ट फॉलो करेंगे। सो ये फर्स्ट ड्राफ्ट है जो अपने को करना है। सबसे पहले क्या आता है? टाइटल। इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहले क्या आता है? टाइटल। सो सबसे पहले टाइटल अपन सेंटर में लिखते हैं। अच्छा, दिस इज एन अग्रीमेंट। बच्चे अग्रीमेंट है, कन्वेंस नहीं है। कन्वेंस में क्या होता है? सेल डीड बनती है डायरेक्टली, ठीक है। अग्रीमेंट टू सेल। उसके बाद डेट एंड प्लेस। उसके बाद क्या लिखते हैं? डेट एंड प्लेस। दिस अग्रीमेंट टू सेल, बस यहीं तक। इज मेड दिस अग्रीमेंट टू सेल इज मेड ऑन, यहां पे क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगी। एट, यहां पे क्या आ जाएगा? प्लेस आ जाएगा, और फिर बिटवीन कैपिटल में लिखोगे।
ठीक है। उसके बाद पार्टीज को क्या करना है? इंट्रोडक्टरी पार्ट में पहला पार्ट क्या था? इंट्रोडक्टरी पार्ट में फर्स्ट पार्ट क्या था? अरे क्यों देख रहे हो वापस से? टाइटल था, दूसरा पार्ट था डेट एंड प्लेस, तीसरा था डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, चौथा था रिसाइटल। ऐसे ही था क्या? यस। चले, बिटवीन सम मिस्टर रमेश सन ऑफ resident of, aged about, occupation, आधार, कास्ट। एग्जाम में बस इतना ही लिखना, आप लिखने बाद उसके बाप का नाम वहां पे कैलकुलेट कर रहे हो, ये सब नहीं करने का, ठीक है। उसके बाद इसको अपन पूरे अग्रीमेंट में बार बार रमेश कहेंगे क्या? नहीं। अच्छा, पहले ट्रांसफरर का नाम आता है ना, पहले ट्रांसफरर का नाम आएगा। तो रमेश बेच रहे हैं ना अपना घर, तो पहले हमेशा ट्रांसफरर का नाम। सो हियर इन आफ्टर referred as vendor। वेंडर बेसिकली हमने सेलर इसलिए लिया क्योंकि सेलर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड है ना, तो वो सेलर अगर लिखेंगे तो वो लगेगा मूवेबल प्रॉपर्टी वाला है, इसलिए अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे? वेंडर। अब यहां पे अगर चाहो तो आप एक और चीज लिख सकते हो, एंड द सेड एक्सप्रेशन includes his heirs and assigns। and the said expression includes his heirs and assigns, मतलब अगर वो मर गया तो ऑब्लिगेशन कौन फुलफिल करेगा? उसके एयर्स, या फिर मान लो वो इंसॉल्वेंट वगैरह हो गया तो उसके ऑब्लिगेशन कौन फुलफिल करेगा? जिसको उसके राइट क्या होते हैं? असाइन होते हैं, ठीक है। अनलेस otherwise specified in this deed। मतलब अगर डीड में हमने कहीं पे एक्सप्रेसली लिख दिया क्या कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए वेंडर का मतलब सिर्फ वेंडर, उसके एयर और असाइन नहीं है, तो उस प्रोविजन में वेंडर का मतलब सिर्फ वेंडर, तो हमने क्या लिखा है? एयर्स और असाइंस ये भी इंक्लूड करते हैं, मतलब वेंडर जहां जहां पे बोलेंगे तो किसको इंक्लूड कर रहे हैं? एयर और असाइन को इंक्लूड कर रहे हैं। बट अगर हमने कुछ अग्रीमेंट में और स्पेसिफाई किया तो ये एप्लीकेबल होगा या वो एप्लीकेबल होगा? वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो वेंडर एयर और असाइन को इंक्लूड करेगा, कब तक? जब तक हम अग्रीमेंट में कुछ और स्पेसिफाई करते नहीं है। दूसरी पार्टी एंड, और दूसरी पार्टी कौन है बच्चों? लिखा? मैंने लिख लिया। सुरेश, कई बार तुम लोगों को लगी या मैं चीटिंग करता हूं? सॉरी, ईयर्स, एज्ड अबाउट, एज्ड अबाउट। तुम्हारी एज परफेक्ट सिर्फ एक ही दिन होती है जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होता है, बाकी पूरे साल भर तुम अबाउट रहते हो। जैसे मैं 34 इयर्स का हूं लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं अभी 33 के उसमें घूम रहा हूं, तो मैं एज्ड अबाउट कितना हूं?
33 ईयर्स, लेकिन 20 दिसंबर 2019 को मैं बराबर 34 ईयर्स का हो जाऊंगा, सिर्फ एक दिन। तो अगर उस दिन अग्रीमेंट कर रहा हूं तो उस दिन क्या रहेगा, एज। एक दिन पहले एक दिन बाद अबाउट, ठीक है। चलिए लिख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमेशा याद रखना, रिसाइटल जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा तुम्हारा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो ऑलवेज फोकस ऑन रिसाइटल्स। अच्छी ब्रीफ समरी हिस्ट्री देनी है, प्रॉपर्टी की पार्टीज की हिस्ट्री देनी है, ठीक है। दोनों पार्टीज मिले कैसे ये बताना है। चलो, रिसाइटल शुरू कैसे होते हैं, वेयर एज, whereas the vendor is the owner and holds an absolute interest in the land situated at so and so, more particularly described in Schedule 1 of this agreement, and the vendor declares that the land is free from any kind of encumbrance in favor of whom बच्चों, एनी पार्टी। उसके बाद रिसाइटल छोटा लिखना है, एक पैराग्राफ खत्म, दूसरे पैराग्राफ में रिसाइटल कंटिन्यू करोगे, क्या लिख के, एंड वेयर इज, and whereas the vendor has issued an advertisement for sale of such land in Times of India newspaper dated so and so, and in response to such advertisement many people approached the vendor and submitted their offers। और उस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने वेंडर को अप्रोच किया और अपना अपना क्या दिया, ऑफर दिया। किसको दिया, वेंडर को अपना अपना ऑफर दिया, ठीक है। एंड वेयर एज सुरेश द परचेजर made the highest offer for the land and hence
the vendor has agreed to sell and the purchaser has agreed to buy such land as described in Skill 1 of this deed on the terms and conditions as contained in this agreement. Now, did you get the recital? क्या बोल रहा है recital? सबसे पहले recital में हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने बताया कि भाई वेंडर जो है वो पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी का ओनर है और वो डिक्लेयर कर रहा है कि प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरह का क्या नहीं है, एनकम्बरेंस नहीं है. पॉइंट नंबर 1. दूसरी बार में हमने बताया कि वो बंदा लैंड को क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है, और इस मामले में उसने क्या इश्यू किया है, एक एडवर्टीजमेंट भी इश्यू किया है. एडवर्टीजमेंट जैसे ही मिला लोगों को, लोगों ने क्या किया, अपने अपने ऑफर्स दिए, खत्म. तीसरा सबसे बढ़िया ऑफर किसने दिया, सुरेश जो परचेजर है उसने दिया, और ऑफर के बाद वेंडर जो है उसको लैंड बेचने के लिए तैयार हो गया है. तैयार हो गया है, लैंड बेचने के लिए क्या हुआ है, तैयार हुआ है उन टर्म्स और कंडीशंस पे जो टर्म्स और कंडीशन हमने कहा लिखी हैं, इस एग्रीमेंट में लिखे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैन आई से इंट्रोडक्टरी पार्ट हैज कम टू एन एंड. Introductory part has come to an end. Now we would begin with operative part. Operative part शुरू कैसे होता है, now this deed witnesses as follows. अब यहाँ पे चूंकि agreement है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, now it is hereby agreed between the parties as follows. दोनों parties अब इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, चीजों को अग्री कर रहे हैं. नहीं सर हमको लिखना है now this deed witnesses as follows, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Now कैपिटल में इट इज हियर बाय मतलब इसी फ्रॉम दिस इफेक्ट, आज से ही, आज ही हम लोग ये चीजें अग्री करें. अग्री बिटवीन द पार्टीज नाउ इट इज हियर बाय अग्रीड बिटवीन द पार्टीज एज फॉलोज. पहला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ओए, ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे या प्रॉमिस करेंगे, अग्रीमेंट टू सेल है ना, प्रॉमिस करेंगे कि भाई तू अगर मेरे को 6 महीने के अंदर पूरा पैसा दे देगा तो मैं तेरे को 6 महीने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा. चले, द वेंडर hereby agrees to sell the land and transfer the ownership and absolute interest in such land to the purchaser if the purchaser
makes the full payment in respect of the land as described in Schedule 1 of this deed, as described in Schedule 1 of this deed, within the time and in the manner as mentioned in clause 3 of this agreement. Do consideration. सॉरी, मतलब क्लॉज 3 में अपन ने टाइम बता देंगे कि भाई देख तू 3 महीने के अंदर पैसे देगा तो ही तेरे को ओनरशिप मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला. तो consideration, the total consideration in respect of the land has been fixed at rupees 25 lakh, out of which the purchaser has made the payment of rupees 5 lakhs as advance by way of a check bearing number so and so, drawn on HDFC Bank, favoring the vendor, comma, the receipt of which the vendor hereby acknowledges and admits. सेकेंड क्लॉज में टोटल कंसिडरेशन कितने का है? टोटल कंसिडरेशन इज फॉर 25 लाख रुपीज. आउट ऑफ 25 लाख रुपीज 5 लाख रुपए का टोकन किसने दे दिया है? जैसे अपन घर खरीदते तो इनिशियली टोकन देते हैं ना, और टोकन देने के बाद अपने को टाइम मिलता है कि इतने टाइम के अंदर आप पूरा पैसा दे दो, तो फिर अपन सेल डीड बनाएंगे. क्या बनाएंगे? सेल डीड. तो ये दूसरा हो गया. थर्ड मेन कंडीशन है टाइम फॉर performance of the agreement. चलिए, the purchaser hereby agrees the purchaser hereby agrees to make the remaining payment of rupees
20 lakhs within a period of 6 months. Within a period of how much months? 6 months from the date of this agreement. तो परचेजर बोल रहा है कि बाकी का पेमेंट कब कर देगा वो? 6 मंथ्स के अंदर कर देगा। और हमेशा याद रखना, and the stipulation as to time shall be the essential condition of the agreement. मतलब ऐसे जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा है कि पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड जो टाइम होता है ना, वो कभी इसेंशियल नेचर नहीं होता अग्रीमेंट का। इसेंशियल नेचर होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सो इसलिए हमने स्पेसिफाई करके बोलना है क्या कि स्टिपुलेशन एज टू व्हाट बेटा? टाइम फॉर परफॉर्मेंस विद इन कितने महीने के अंदर? 6 मंथ शैल बी द इसेंशियल नेचर ऑफ दिस अग्रीमेंट। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो दूसरी पार्टी क्या कर सकती है? अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, ऑफ दिस अग्रीमेंट and stipulation in respect of time shall be the essential condition of this agreement, comma, if the purchaser could not pay the said balance within a period of 6 months, if the purchaser could not pay the said balance within a period of 6 months, क्या होगा? सेलर का ऑब्लिगेशन अंडर दिस अग्रीमेंट शैल कम टू एन एंड, और वो आपने जो 5 लाख दिया था वो क्या हो जाएगा? फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। द ऑब्लिगेशन ऑफ वेंडर under this agreement shall come to an end, and the amount of rupees 5 lakh shall be forfeited by the vendor. Fourth, ट्रांसफर ऑफ। अब सुनो बच्चों एक और चीज, अब जैसे मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, 25 लाख की जमीन खरीद रहा हूं यार, तो मैं क्या करना चाहूंगा ना, आपके पेपर ओरिजिनल है कि नहीं है? अब भले मेरे को तो बोल रहे हो कि आप ओनर हो, बट यार आप एक्चुअली में ओनर हो या नहीं हो? तो आपने क्या करना है, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं उसका जेरोक्स, उसकी कॉपी आपको मेरे वकील को देना है। किसको देनी है? मेरे वकील को देनी है। मेरा वकील क्या करेगा? अब पेपर के आधार पे चेक करेगा कि आप सही में ओनर हैं या नहीं है। और करेक्ट है, मैं आपका 6 महीने में पैसा दूंगा, लेकिन मैं कब दूंगा? जब मेरा वकील आपके टाइटल को क्या कर दे? अप्रूव कर दे, पेपर को जांचने के बाद। अगर मेरे वकील ने एक एडवर्स रिपोर्ट दिया, मेरे वकील ने अगर क्या दिया, कौन सा एडवर्स रिपोर्ट दिया कि नहीं आप ओनर नहीं हो, तो
अगर मेरा वकील एडवर्स रिपोर्ट देता है आपके टाइटल के बारे में, तो फिर ये 6 महीने वाला जो क्लॉज है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उल्टा आप मेरा 5 लाख रुपए क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे विथ 5% या 10% इंटरेस्ट, या फिर 50,000 रुपए का कॉम्पनसेशन के साथ। सो ये हमेशा एक एसेंशियल कंडीशन है जो आपको कहां पे डालनी चाहिए, अग्रीमेंट टू सेल में। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्लॉज हटा देते हैं। ठीक है, चलिए सर लिखिए बच्चों। विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days, within a period of 10 days from the date of this agreement, the vendor shall transfer the copy of title deeds and all other papers relating to the land described in Schedule 1 to Mr. So and so, the advocate, for the purpose of verification of title of the vendor. ठीक है, the obligation of purchaser under clause 3 shall be applicable only when the title of vendor is approved by Mr. So and so, the advocate. ठीक है, if the title of vendor is found to be adverse, बोल दो। अगर वेंडर का टाइटल सही नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, एडवर्स। किसकी रिपोर्ट के हिसाब से, एग्जैक्टली एज पर द रिपोर्ट ऑफ द advocate, then the vendor shall immediately then the vendor shall immediately return the advance money with the damage of rupees 25,000 and all the obligations of purchaser ipso facto। ipso facto मतलब from that effect, from that date shall come to an
एंड, ठीक है, और सारे ऑब्लिगेशन परचेजर क्या हो जाएंगे, दिल कम टू एन एंड। सो क्लियर है यहां तक सबको? अगर टाइटल एडवर्स आया तो मेरा जो ऑब्लिगेशन था स्केड्यूल क्लॉज 3 में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और तुमको मेरा पैसा क्या करना है, 25,000 रुपए के। अच्छा, अगर टाइटल अच्छा आया तो, फेवरेबल टाइटल आया तो फिर क्या होगा, फेवरेबल टाइटल आया तो मैं पैसा पे करूंगा 6 महीने के अंदर, और 6 महीने के अंदर जैसे ही मैंने पैसा पे किया वैसे ही आपको क्या करना है, सेल डीड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। चलो, execution of sale deed within a period of 10 days from the date of full payment of consideration by the purchaser. Within a period of 10 days from the date of full payment of consideration by the purchaser, the vendor shall execute a sale deed in favor of the purchaser and shall also transfer the vacant possession of the land to the purchaser, ठीक है, that's it. सो बच्चों ये अपना क्या हो गया, अपन ने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, हमने सिर्फ क्या किया, अग्री किया कि हम भाई ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। सो दिस इज एन अग्रीमेंट, दिस इज एन अग्रीमेंट। तो ये अपना कौन सा पार्ट खत्म हो गया, ऑपरेटिव पार्ट खत्म हो गया। ऑपरेटिव पार्ट खत्म होने के बाद अपन कौन सा पार्ट शुरू करते हैं, फॉर्मल पार्ट। वेरी नाइस, क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखेंगे इन विटनेस वेयर ऑफ, सॉरी, इन विटनेस वेयर ऑफ मतलब ऊपर लिखी हुई चीजों को पढ़कर समझकर, द पार्टीज हियर इन पार्टीज हियर इन मतलब यहां लिखी हुई पार्टीज, या पार्टीज हियर इन प्रेजेंट, या यहां पे उपस्थित पार्टीज क्या करती हैं बच्चों, पुट देयर seals and signatures in the presence of witnesses. ठीक है, सेल डीड को विटनेस अटेस्टेशन जरूरी होता है। अग्रीमेंट टू सेल के बारे में कुछ बताया नहीं है तो भाई वो अपन मान लेंगे कि अग्रीमेंट टू सेल भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, तो उसको भी हम क्या करवाएंगे, अटेस्ट करवा देंगे। सो अग्रीमेंट टू सेल को भी अपन क्या करवाएंगे, विटनेस के प्रेजेंस में अटेस्ट करवाएंगे, ठीक है। पार्टीज का नाम कहां पे आता है, राइट में, तो यहां पे लिखोगे साइंड रमेश, signed Suresh, witness 1, name, address, occupation, signed
Witness to name, address, occupation. नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन, नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन, ठीक है, विटनेस का। चलिए देन स्केड्यूल 1 लिख देना बच्चों, प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए। लिख दो लैंड measuring 5,000 square feet, survey number, post, area, dimension, longitude, latitude, तो ये सारी चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं। अरे पोस्ट, एरिया, डायमेंशन, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड, कंपास पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं ये? कंपास पॉइंट्स। ना नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखेंगे वापस से। यू हैव recently purchased a vacant piece of land. आपने रिसेंट में एक जमीन, खाली जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है, एंड यू हैव अपॉइंटेड मिस्टर सूर्या to construct a building on the said piece of land. Full stop. Draft a building contract. आपने रिसेंटली एक जगह खरीदी है और किसको अपॉइंट किया है? सूर्या को अपॉइंट किया। किस लिए? ड्राफ्ट करने के लिए, ड्राफ्ट बोल रहा हूं, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एक बिल्डिंग। सो इट वुड बी लाइक एक बिल्डिंग अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट का अग्रीमेंट होगा कि भाई मैं, जमीन है आपको, यहाँ पे मैंने नक्शा बनवाया हुआ है और इस नक्शे के हिसाब से आपको क्या बनाना है? बिल्डिंग बनानी। बिल्डिंग कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होगी, आप कितना बनाएंगे तो मैं आपको कितना पे करूंगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें अपन कहां पे डालेंगे? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में। अगेन रिसाइटल वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस अग्रीमेंट, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, सबसे टाइटल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। चलो चलो, this building contract this building contract is made on date
at so and so place. Between लिखो बच्चों, रमेश सुरेश। लगता है मेरे को भी। बोलो, लिखो 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 लो। एज, एड्रेस, नाम, ऑक्यूपेशन, ये लो। बराबर से पेश नहीं हुआ, बट काम चलो सरकार बन गई है। ठीक, अच्छा यहां पे वेंडर के बदले क्या आ जाएगा? यहां पे वेंडर के बदले क्या आ जाएगा? क्या लिखोगे? नहीं देखो, हमेशा सबसे पहले ट्रांसफर का नाम आता है, मतलब जो अपना आ, जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, ठीक है, तो उसका नाम लिख दो फर्स्ट पार्टी। उसको लिख देना फर्स्ट पार्टी, ठीक है। और ये परचेजर के बदले यहां पे लिख देना बिल्डर। क्या लिख देना? बिल्डर। और मैं 1 मिनट में उसको बोला मार। चलिए बच्चों, लिख लिया पार्टीज का नाम? चलिए, शैल वी स्टार्ट? चलिए, नाउ रिसाइटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेयर एज, whereas the first party is an owner and has an absolute interest मतलब complete rights
in the land located at so and so, more particularly described more particularly described कहाँ पे in schedule 1 of this agreement and the first party intends to get a bungalow constructed on such land. बंगलो अपन ये भी लिख सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट द बंगलो, लेकिन कंस्ट्रक्टेड सही है क्योंकि हम खुद नहीं बनाना चाहते, हम किसी और से and we want to we intend to get a bungalow constructed on such land as per the designs and specifications as contained in annexure 1 of this deed. annexure मतलब हमने क्या लगाया है, नक्शा लगाया है पूरा. कौन से में ए पॉइंट नंबर 3 था ना, देख क्लॉज 3 मतलब पॉइंट नंबर 3. देख मोड ऑफ पेमेंट कहां पे बताया, अब बस वही 3 है. वो मैंने पॉइंट नंबर 3 में बताया ना कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर खत्म हो जाएगी कहानी आपका, तो वो क्लॉज 3 है. तो हमने बताया कि जो मैनर कहां पे लिखा है क्लॉज 3 में, अगर क्लॉज 3 कंप्लाई नहीं होता तो हमने पॉइंट 3 का रेफरेंस दिया. स्केड्यूल अलग है, स्केड्यूल और अनेक्शंस आते हैं अग्रीमेंट खत्म होने के बाद. क्लॉज मतलब पॉइंट 1 2 3 4, अनेक्शन 1 ऑफ दिस डीड. ठीक है, अनेक्शन में अपन ने क्या डाल दिया, अनेक्शन में अपन ने क्या डाल दिया, पूरा नक्शा डाल दिया. ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट एंड वेयर इज. For the purpose of the said construction, उस कंस्ट्रक्शन को करवाने के लिए the first party approached the builder who is into construction business for the last 10 years and has a good reputation. और जिसकी इज्जत भी काफी ज्यादा है मार्केट में एज अ बिल्डर. एक और आएगा बच्चों, एंड वेयर एज after several discussions and negotiations.
बहुत सारे नेगोशिएशंस और डिस्कशंस हुए किसके बीच में, फर्स्ट पार्टी और बिल्डर के बीच में, और उसके बाद बिल्डर जो है वो तैयार हो गया है, कैसे, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस एज मेंशन्ड इन दिस अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर सेवरल नेगोशिएशंस एंड डिस्कशंस द बिल्डर has agreed to construct the said bungalow as per the terms and conditions as mentioned herein। herein मतलब इस agreement में। now it is hereby agreed between the parties as follows। पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगलो। पहला क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगलो। द बिल्डर हियर बाय agrees to construct the bungalow as per the designs and specifications as contained in Annexure 1 of this deed। Second, consideration। The total consideration for the construction of the said bungalow has been fixed at rupees 50 lakhs, and out of which the first party has made a payment of rupees 10 lakhs to the builder by way of net banking transfer to the bank account of builder, number so and so, maintained with HDFC Bank, and the builder acknowledges the receipt of the same। ठीक है। The balance of rupees 40 lakhs will be paid to the builder
on the completion of the entire construction of the said bungalow as per the design and specifications of the bungalow as given in Annexure 1 of this deed. ठीक है? So, बाकी ये 40 लाख कब दूंगा मैं आपको? 10 लाख तो एडवांस दे दिया, 40 लाख कब दूंगा? पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद. नेक्स्ट, थर्ड, टाइम फॉर completion of construction. The builder shall complete the construction within a period of 2 years. Sorry, within a period of 24 months from the date of this agreement, and if the builder makes any delay beyond the 24 months, comma, for every month of delay, he will have to give a compensation of rupees 25,000 to the first party. ठीक है? अगर आप हर महीने जितने महीने का डिले करोगे उसका 25,000 रुपये आपको क्या देना पड़ेगा? फर्स्ट पार्टी को देना पड़ेगा. फर्स्ट पार्टी का चाहे तो ये पैसा आपके बैलेंस पेमेंट है 40 लाख का, उससे भी क्या कर सकती है? डिडक्ट कर सकती है. एंड द फर्स्ट पार्टी shall be at the liberty to deduct the said compensation from the balance payment. ठीक है? Right of inspection. The first party or the person authorized by the first party shall have all the rights to make an access to the construction site to check the quality of construction and the work progress.
कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और वर्क प्रोग्रेस को चेक करने का पूरा राइट किसके पास है? फर्स्ट पार्टी के पास है। फिफ्थ, फोर्स मज्योर है। अगर 24 महीने के अंदर ये सारे रीजन के चलते बिल्डर काम नहीं कर पाया तो उसको कॉम्पनसेशन देने की जरूरत नहीं है। चलिए, इफ द बिल्डर कुड नॉट कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन, विद इन ड्यू डेट, या विद इन ड्यू टाइम, एक मिनट, विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ना, क्लॉज 3 of this contract due to the following reasons, comma, he will be excused from paying the compensation. Number one, act of God. Number two, civil disturbances. Three, any similar or analogous reason. सिमिलर और एनालॉगस, एनालॉगस मतलब मिलता जुलता। उसके बाद सिक्स्थ, आर्बिट्रेशन। अगर पार्टी के बीच में क्या हो गया तो किसके पास जाएंगे? अच्छा, इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द पार्टीज, between the parties in relation to this deed, कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, such dispute shall be referred to the sole arbitration of Mr. So and so. सोल आर्बिट्रेशन मतलब एक ही आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएंगे। अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, and the award of said arbitrator shall be final and binding on the parties. ठीक है, कहानी खत्म करो इन विटनेस फेयर ऑफ।